हम इतिहास की अर्थ की बात कर रहे थे। और इतिहास क्या है इसका डिस्कशन कर रहे थे। इतिहास को समझने के लिए, उसके अर्थ को या उसके मूल तत्व को समझने के लिए हर एक उस पहलू पर चर्चा किया जाना आवश्यक है। हर एक उस मत मतांतर पर चर्चा किया जाना या उसे समझना आवश्यक है, जिसके आधार पर हम इतिहास के अर्थ को समझ सकें। और इसका एक पक्ष है कि कुछ विद्वान, जिसमें ट्रेवेलियन प्रमुख हैं, उन्होंने कहा कि इतिहास अपने अपरिवर्तनीय अंश में एक कहानी है। लेकिन इस पर प्रश्न चिन्ह ये उठा कि यदि इतिहास मात्र कहानी ही स्वीकार किया जाए तो फिर इसका स्वरूप और उद्देश्य क्या होना चाहिए। इसे स्पष्ट करते हुए हेनरी पेरेन ने कहा कि इतिहास समाज में रहने वाले मनुष्यों के कार्यों एवं उपलब्धियों की कहानी है। किंतु यह विचार भी परिपूर्ण नहीं है, क्योंकि समाज में रहने वाले सभी व्यक्तियों के कार्यों एवं उपलब्धियों का उल्लेख इतिहास में संभव नहीं है। ना तो हम सभी मनुष्यों के, न उनके समस्त कार्यों, न उनकी समस्त उपलब्धियों को ही इतिहास के अंदर स्थान दे पाए हैं सतत प्रयत्नों के बाद भी। तो क्या ये जो मत है कि इतिहास समाज में रहने वाले मनुष्यों के कार्यों और उपलब्धियों की कहानी है, इतिहास के अर्थ को या इतिहास के स्वरूप को पूर्णतः स्पष्ट कर पा रहा है? नहीं, क्योंकि यदि हम उदाहरणों की बात करें तो चाहे वो यदि वर्ल्ड हिस्ट्री में देखा जाए तो विलियम कैसर का युग हो या फिर महारानी विक्टोरिया का युग हो, महारानी एलिजाबेथ का युग हो, या भारतीय इतिहास की बात की जाए तो चाहे अशोक के काल की बात हो या समुद्रगुप्त के काल की बात हो, उनके समय का इतिहास अपने समसामयिक समाज के समस्त व्यक्तियों के समस्त कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख नहीं करता है। और इस तथ्य के आधार पर इतिहास को समाज के सभी व्यक्तियों के कार्यों या उपलब्धियों की कहानी को स्वीकार करना संभव नहीं हो पाता है। इस परिभाषा को और अधिक परिमार्जित करते हुए रेनियर कहते हैं कि इतिहास सभ्य समाज में रहने वाले मनुष्यों के कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख होता है। तो ये जो परिभाषा वे देते हैं, वहाँ सभ्य समाज से अभिप्राय क्या होगा, या हम किस समाज को सभ्य कहेंगे, किसको असभ्य की कैटेगरी में डालेंगे, ये फिर से एक प्रश्न उठ खड़ा होता है। क्या सभ्य समाज से अभिप्राय संगठित समाज और राज्य और प्रशासन से है? तो क्या जनजातीय जीवन व्यतीत करने वाले असंगठित मनुष्यों का इतिहास नहीं होता है? जबकि हम सभी जानते हैं कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपनी भूमिका का अपने मत मतांतरों और विचारों के अनुसार निर्वहन करता है, और ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने समय में इन क्रियाओं को करते हुए अपने अपने इतिहास का निर्माण करता है। समाज में सिर्फ प्रमुख व्यक्तियों के ऐसे कार्यों का जो समाज पर बहुत व्यापक प्रभाव छोड़ते हैं उल्लेख होता है, या हम उन्हें एज तथ्य इतिहास में सम्मिलित करते हैं। तो ऐसे में ये कहना कि इतिहास का अर्थ सिर्फ इन सीमित दायरों में सीमित है, वो उचित नहीं है किसी भी प्रकार से। यदि ये माना जाए कि इतिहास सिर्फ मानवीय कार्यों का वर्णन मात्र ही नहीं है, बल्कि उन नियमों की गवेषणा भी है जिनके फलस्वरूप मनुष्य ने प्रगति की है, मानव सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ है, पतन हुआ है, फिर नवीन सभ्यता और संस्कृति अस्तित्व में आई है। समय समय पर मनुष्य के जीवन में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन होते रहते हैं। तो इतिहास में
इन सभी पहलुओं का चूँकि उल्लेख होता है, इसलिए ये इसे सामाजिक विज्ञानों की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। साथ ही ये भी स्पष्ट है कि इतिहास में हम मनुष्य जीवन के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सभी विकास के पहलुओं का मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं, उन्हें स्थान देते हैं। इसी प्रकार से अनेक भौगोलिक परिस्थितियां भी मनुष्य के जो ऐतिहासिक विकास है उसको प्रभावित करती हैं। जैसे अगर हम भौगोलिक परिस्थितियों की बात करें तो जब हम इतिहास के विभिन्न युगों का वर्णन करते हैं तो निश्चित तौर पर भौगोलिक कारकों की भूमिका उसे इतिहास विशेष में दिखाई देती है। इसीलिए हेनरी पेरेन ने कहा कि इतिहास अतीत में स्थित मानवीय समाज के विकास का व्याख्यात्मक विवरण है। और ऑक्सफोर्ड इंग्लिश शब्दकोश के अनुसार भी इतिहास में किसी देश, समाज या मनुष्य से संबंधित सभी घटनाओं का उल्लेख होता है। तो इसी श्रृंखला में इतिहास के स्वरूप और अर्थ को स्पष्ट करते हुए एक अन्य विचार आता है कि इतिहास एक ज्ञान है, सिर्फ ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो मनुष्य के दैनिक जीवन में उपयोगी है, ऐसा चार्ल्स फर्थ ने कहा। मनुष्य इतिहास का अध्ययन अतीत के उदाहरणों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के लिए करता है। उदाहरण के वैश्विक इतिहास में देखें तो प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध की जो भयानक विभीषिका और त्रासदी हुई, उसके बाद हम सभी देखते हैं कि मानव समाज ने अनेक सीख ली और वैश्विक स्तर पर ऐसे संगठनों का और सहयोग के जो कदम थे उनका आगमन हुआ। और अभी भी सभी का ये प्रयास रहता है कि मानव समाज या मानव इतिहास की जो वो त्रासदी कारक घटनाएं हुई उसकी पुनरावृत्ति मानवीय सभ्यता में फिर से ना हो। तो ऐसे में अनेक विद्वान ये मानते हैं कि इतिहास एक ज्ञान है जो व्यक्ति को अपने भविष्य और वर्तमान को सुधारने के लिए अपने उद्धरणों के माध्यम से प्रेरित करता है अपने जीवन को और अधिक बेहतर और सही दिशा में ले जाने के लिए। इतिहास का उद्देश्य अतीत के उदाहरणों द्वारा ऐसी शिक्षा प्रदान करना है जो मनुष्य की इच्छाओं और कार्यों का मार्गदर्शन कर सके। जैसे कि हम कह सकते हैं, अभी हमने वर्ल्ड वॉर्स की चर्चा की, इसी प्रकार से हम इतिहास में अनेक ऐसे राजनयिक या राष्ट्राध्यक्षों की चर्चा का अध्ययन करते हैं जिसमें हिटलर और मुसोलिनी सबसे प्रमुख हैं। लेकिन उनके जो क्रियाकलाप और उनके जो परिणाम रहे उनसे प्रेरणा पाकर वर्तमान में कोई भी व्यक्ति उनके मार्ग का अनुसरण करने का इच्छुक नहीं होता है। तो ये तथ्य भी इंगित करता है कि इतिहास ज्ञान है। कॉलिंगवुड और क्रोचे ने भी इस तथ्य को मान्यता देते हुए कहा कि ऐतिहासिक ज्ञान मानव संबंधी ज्ञान का स्रोत है और ऐतिहासिक ज्ञान मानव ज्ञान का सर्वश्रेष्ठ रूप है। कॉलिंगवुड की भी अवधारणा रही कि इतिहास एक अद्वितीय प्रकार का ज्ञान है तथा यह मानव के संपूर्ण ज्ञान का स्रोत है। तो एक पक्ष ये रहा है इतिहास के अर्थ या स्वरूप का कि इतिहास एक ज्ञान है, किंतु ये इतिहास को पूर्णतः परिभाषित नहीं करता है, इतिहास की पूर्ण रूपेण व्याख्या नहीं करता है, या इतिहास के अर्थ को पूरी तरीके से इतिहास का जो मूल स्वरूप है, मूल तत्व है, उसको पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं करता है। तो इसके लिए हमें इतिहास के अर्थ से जुड़े हुए, स्वरूप से जुड़े हुए दूसरे सभी पहलुओं को भी जानना और समझना होगा।